हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था आर और एल का कॉम्बिनेशन जिस तरह से होता है उस सर्किट को किस तरह से हमें एनालाइज करना था कि जब आर और एल को हमने सीरीज में कनेक्ट किया फिर उसको एनालाइज किया सारा का सारा, फिर हमने उनको जब पैरेलल कनेक्ट किया तो फिर उनको एनालाइज किया। एनालाइज करने के लिए हमने उनके अंदर 3-4 इक्वेशंस निकाली थी। वही 3-4 इक्वेशंस जो होंगी वो सारे एनालिसिस के अंदर हमको करना पड़ेगा। लाइक आप आर और सी का कॉम्बिनेशन करते हो या इन तीनों का एक साथ आर एल सी का करते हो तो किस तरह से उनका एनालिसिस होगा। तो आज हम करेंगे आर और सी सर्किट का। जब उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका एनालिसिस कैसे होगा, जब पैरेलल कनेक्ट करते हैं तब कैसे होगा, और उनके बेसिस पे एक दो न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आर सी सीरीज सर्किट। एनालिसिस ऑफ आर सी सीरीज सर्किट, आर सी सीरीज सर्किट। ठीक है, तो एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले वही सेम चीज कि आर और सी को सीरीज में कनेक्ट करके एक सर्किट में हमें बनाना है। देखिए कैसे होगा। अगर मैं यहां पे एक रजिस्टर ले लेता हूं आर, सीरीज में इसके साथ में एक कैपेसिटर मैंने कनेक्ट कर दिया जैसे मान लो सी, और इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन को मैंने कनेक्ट किया है एक वोल्टेज सोर्स से, एसी वोल्टेज सोर्स से। ठीक है, ये एसी वोल्टेज सोर्स जो है वो वीएस है। अब जैसे ही मैंने इसको यहां पे कनेक्ट किया तो यहां पे करंट फ्लो करेगा। वो करंट कितना फ्लो कर रहा है हमारे पास में, IS। ठीक है, अब सीरीज सर्किट था तो एक चीज हमें पता है कि सीरीज में करंट कांस्टेंट रहने वाला है। इसमें आर के थ्रू भी वही करंट जाएगा जो सी के थ्रू जाने वाला है, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। करंट कॉमन रहने वाला है दोनों में, बट वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो वोल्टेज डिफरेंस कितना कितना आ जाएगा यहाँ पे कि अगर VS हमारे पास गया इस आर और सी के पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो आर के अक्रॉस जो ड्रॉप हो गया वो हो गया VR, और सी के अक्रॉस जो ड्रॉप हो गया वो हो गया हमारा VC। ठीक है, तो यहां पे VS की इक्वेशन क्या थी सबसे पहले तो हमारे पास वो देखिए, VS इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी। पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि हमने जो वोल्टेज सोर्स यहाँ पे अप्लाई किया है उसकी वैल्यू हमारे पास में ये है ना। और यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा IS, वो करंट डिपेंड करेगा हमारा कि कौन से कॉम्बिनेशंस का सर्किट हमारे पास में है। अगर आर और सी है तो IS किस तरह से इस सर्किट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो सारी चीजें। अभी यहाँ पे बात हो रही कि VS हमारे पास में टोटल वोल्टेज है और वो डिवाइड हो रहा है हमारे पास में VR और VS, मतलब आर के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे जो हमने आर और एल के लिए देखा था उसी तरीके से कि VS एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू, किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है VR और VS में। सो VR रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस होता है, नहीं होता, 0 डिग्री। ठीक है, प्लस VC कैपेसिटिव वोल्टेज जो होता है या कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसका रिलेशन हमें पता था जब हमने प्योर कैपेसिटिव सर्किट का एनालिसिस किया था। वहां पे हमने क्या देखा कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो करंट से लैग करता है, या हमने इसको डायरेक्टली क्या बोला था, जब हम वोल्टेज को एज ए रेफरेंस काउंट करते हैं तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होता है वो 90 डिग्री लीड करता है। करंट अगर 90 डिग्री लीड करेगा तो वोल्टेज ऑब्वियसली करंट के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री लैग कर रहा होगा, है ना। तो अगर आपका वोल्टेज ये VS इस IS के साथ में एक फेज की बात करते हैं तो यहां VC जो होगा वो 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा। तो एंगल कितना आ जाएगा यहाँ पे, -90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एंगल आ गया हमारे पास में -90 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम अगर AC एक्सप्रेशंस के फॉर्म में लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, VS इज इक्वल टू VR। -90 डिग्री को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, J ऑपरेटर से। तो कितना हो जाएगा ये -J ऑफ VC। VS इज इक्वल टू VR माइनस J ऑफ VC। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। ये था हमारे पास में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ। तो वोल्टेज इक्वेशन आ गई। इस वोल्टेज इक्वेशन के बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, इसका पोलर फॉर्म। सो VS का मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है हमारे पास, VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, है ना। और इसका एंगल फाई वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स ऑफ VC बाय VR। ठीक है ना। यहां से हमने देखा कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, उसका रेक्टेंगल फॉर्म देखा है, उसका पोलर फॉर्म देखा है। अब वोल्टेज इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास में क्या निकल के आएगा, इसका वोल्टेज ट्रायंगल। जिस तरह से हमने RL सर्किट के अंदर देखा था उसी तरीके से यहां पे भी वोल्टेज इक्वेशन से क्या निकालेंगे, इसका वोल्टेज ट्रायंगल। देखिए वोल्टेज ट्रायंगल कैसे बनेगा, यही बना देते हैं। देखो यहां पे अगर मैं वोल्टेज ट्रायंगल की बात करता हूं, वोल्टेज ट्रायंगल, है ना। वोल्टेज ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये क्या होता है, वोल्टेज ट्रायंगल एक फेजर डायग्राम में होता है इसका। तो इसके लिए अगर मैंने रेस्पेक्टली क्या लिया, VR को एज ए रेफरेंस काउंट किया यहाँ पे कि अगर ये मेरे पास में VR है ना, ये मेरे पास में VR है और VC जो है 90 डिग्री से लैग कर रहा है। तो यहां से अगर 90 डिग्री लैग कर रहा है VC, जो कि यहां नीचे की तरफ आया, VC 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हुआ, VR प्लस माइनस ऑफ VC।
कितना हो गया Vs। तो ये रिजल्टेंटली अपने पास में क्या निकल के आएगा यहाँ पे, ये Vr और Vc का रिजल्टेंट क्या निकल के आ गया है, ये आ गया हमारे पास में Vs। और ये Vs जो है इस Vr के साथ में या रियल पार्ट के साथ में कितना एंगल बनाता है, फाई। और वो एंगल कितना बताया था हमने, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ Vc बाय Vr। ठीक है, यहां से अगर आप पावर फैक्टर निकालते हो, पावर फैक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, cos फाई इज इक्वल टू Vr डिवाइड बाय Vs। ठीक है, cos फाई जो पावर फैक्टर हमारे पास निकल गया है वो कितना हो गया, Vr डिवाइड बाय Vs। तो इस तरीके से हमने आरसी सर्किट का, आरसी सीरीज सर्किट का क्या देखा, सबसे पहले वोल्टेज इक्वेशन देखी रेक्टेंगल फॉर्म एंड पोलर फॉर्म में, देन उसके बाद हमने वोल्टेज इक्वेशन से वोल्टेज ट्रायंगल निकाला और वोल्टेज ट्रायंगल से हमने उसका पावर फैक्टर निकाला। ठीक है, अभी इक्वेशन नंबर 1 से हम आगे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास में क्या आई थी, Vs इज इक्वल टू Vr माइनस जे ऑफ Vc, ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 थी, है ना, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इस Vs को ओम्स लॉ के बेसिस पे हम करंट और रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा, Vs इज योर टोटल वोल्टेज अप्लाइड, सो इसके अक्रॉस अपन को कितना करंट दिख रहा था, Is, है ना, V इज इक्वल टू I इंटू आर, सो Is इंटू जेड, Is इंटू जेड इज इक्वल टू Vr को क्या लिखेंगे, करंट सेम फ्लो करेगा वहां पे, Is इंटू आर माइनस जे ऑफ Vc की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास, Is इंटू वोल्टेज जब हमारे करंट के अक्रॉस, वोल्टेज जब हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस जा रहा है तो कैपेसिटर के अक्रॉस का रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे Is इंटू एक्स ऑफ सी, Is इंटू एक्स सी। ठीक है, यहां से हमने Is को कॉमन ले लिया, Is इंटू जेड इज इक्वल टू, Is कॉमन आ गया, अंदर बच गया R माइनस जे ऑफ एक्स सी। Is हमारा कैंसिल आउट हो गया है, Is दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया है, हमारे पास में क्या बच गया यहाँ पे, Z इज इक्वल टू R माइनस जे ऑफ एक्स सी। ठीक है, ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन नंबर 2 से इसका हम पोलर फॉर्म निकाल लेंगे। सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, tan इनवर्स ऑफ एक्स सी बाई आर। ये इसका पोलर फॉर्म हो गया। अब यहां से एक चीज हमें ये पता थी कि एक्स सी क्या होता है हमारे पास में, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है ये, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई ओमेगा ऑफ सी, या ओमेगा की वैल्यू हमको क्या पता होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है ना। सो एक्स सी कितना हो जाएगा हमारा, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, या फिर आप क्या बोल सकते हो 1 बाई ओमेगा सी, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, या फिर 1 बाई ओमेगा सी। ये आपका क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस इस तरीके से निकलेगा। तो हमारे पास वोल्टेज इक्वेशन थी, वोल्टेज इक्वेशन को हमने ओम्स लॉ से तोड़ के क्या निकाल दिया, उसका इंपीडेंस इक्वेशन, है ना। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में हमने उसका इंपीडेंस डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, आर माइनस जे ऑफ एक्स सी, एक्स इज योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 बाई ओमेगा सी। उसका रेक्टेंगल फॉर्म से पोलर फॉर्म देख लिया। अब इस वाली इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास में क्या निकलेगा, इसका इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास निकलेगा अब इसका इंपीडेंस ट्रायंगल। अगर हम इंपीडेंस ट्रायंगल की बात करते हैं, इंपीडेंस ट्रायंगल, तो इंपीडेंस ट्रायंगल क्या बन जाएगा इसका, देखिए अगर हमारे पास में R हमने लिया है रेफरेंस के तौर पे, रियल पार्ट R, XC जो है वो 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास में XC, और इसके बेसिस पे जब टोटल इंपीडेंस बन रहा है R माइनस जे ऑफ XC, कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये Z। ठीक है, और ये Z जो है एक फाई एंगल से इससे लैग करेगा, किससे, अपने रियल पार्ट से, रेजिस्टेंस से जो है वो फाई एंगल जो है लैग करेगा। तो यहां से अगर आप पावर फैक्टर निकालना चाहोगे तो cos फाई विल बी व्हाट, cos फाई विल बी R बाई Z। ठीक है, तो आपका यहां से पावर फैक्टर निकल गया। तो पावर फैक्टर की दो चीजें निकल गई, वोल्टेज इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, इंपीडेंस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। वोल्टेज इक्वेशन से वोल्टेज ट्रायंगल बना, और इंपीडेंस इक्वेशन से इंपीडेंस ट्रायंगल बन गया हमारे पास में। ठीक है, इसके बाद में बात आती है हमारे पास में कि इसका पावर कैसे निकालेंगे। अगर आप पावर की बात करते हो, पावर की बात हमारे को पता है कि एसी में एपरेंट पावर S इज इक्वल टू कितना होता है, P प्लस जे ऑफ Q। ठीक है, यहां से हमारे पास में देखी जाए तो इक्वेशन नंबर 3 इज योर पावर इक्वेशन, और इसका अगर आपने देखा कि रियल पार्ट कितना हो जाएगा P और इमेजिनरी पार्ट कितना है Q, मतलब एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे कितना हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, है ना। और इसका जो एंगल निकलेगा वो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ Q बाय P।
ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे इसका क्या पावर ट्रायंगल, यहां से अपने पास निकलेगा इसका पावर ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल से निकलता है क्या चीज, उसका पावर फैक्टर। तो पावर ट्रायंगल देखो इस इक्वेशन से कैसे बनेगी, अगर P मेरा यहाँ पे है और Q मेरा जो है 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा, तो मेरा पावर फैक्टर किधर की तरफ आएगा, यहाँ पे जो टोटल एपरेंट पावर है S यहाँ आएगी, और ये पावर फैक्टर एंगल फाई हो गया। तो cos फाई कितना हो गया मेरे पास में, cos फाई इज इक्वल टू P बाई एस, cos फाई कितना हो गया यहाँ से P बाई एस। यहां से जो cos फाई हमारा P बाई एस निकलेगा वो क्या निकलेगा, अगर आप RC सीरीज सर्किट की बात करते हो तो ये जो P बाई एस है ये आएगा आपका लीडिंग, लीडिंग, ठीक है। यहां से आपके पास में बात आती है वो क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर की बात होती है। तो जिस तरीके से अपने यहां देखा आपने कि अब आरसी सर्किट की बात करते हो तो एक्सी अपना जो रहेगा वो माइनस जे ऑफ एक्सी था, तो आपके इंपीडेंस ट्रायंगल की वजह से जो पावर फैक्टर है कितना आ गया आर बाई जेड, तो उसका अपने पास में फेजर डायग्राम बना था वो इस तरीके से बना था। तो हमने अब तक क्या देख लिया है कि जब आप आरसी सीरीज सर्किट का एनालिसिस करते हैं तो आपने पावर इसकी सबसे पहले क्या निकाली, वोल्टेज इक्वेशन, उससे वोल्टेज ट्रायंगल निकाला, फिर आपने इंपीडेंस इक्वेशन निकाली, उससे इंपीडेंस ट्रायंगल निकाला, फिर आपने पावर इक्वेशन से पावर ट्रायंगल निकाल दिया। ठीक है, इस तरीके से एनालिसिस होता है हमारे पास में आरसी सीरीज सर्किट का। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आरसी पैरेलल सर्किट की। तो अभी हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ आरसी पैरेलल सर्किट, एनालिसिस ऑफ आरसी पैरेलल सर्किट, एनालिसिस ऑफ आरसी पैरेलल सर्किट। तो आरसी पैरेलल सर्किट का अगर आपने एनालिसिस करना है तो सबसे पहले वही कि इसका एक आर और सी को कनेक्ट करना है हमें पैरेलली। ठीक है, यहां मैंने एक रजिस्टर ले लिया आर और इसके पैरेलल में मैंने एक कैपेसिटर ले लिया सी, इन दोनों को मैंने इस तरीके से पैरेलल कनेक्ट किया है। अब इनके साथ में एक एसी वोल्टेज सोर्स अगर मैं अप्लाई करता हूं जिसकी वैल्यू क्या है Vs, है ना, और इस Vs से जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट फ्लो कर रहा है Is। अब ये Is इस पॉइंट पे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यहां करंट जा रहा है हमारे पास में IR और यहां करंट जा रहा है मेरे पास में IC। तो पैरेलल में हमें एक चीज पता चली कि करंट डिवाइड होगा तो हमें करंट की इक्वेशंस देखनी पड़ेगी, वोल्टेज हमारा कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि पैरेलल कनेक्टेड है सारी चीजें। ठीक है, यहां से Vs की इक्वेशन सबसे पहले वही, Vs इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, Vs इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, पहली चीज तो हमारे पास में ये हो गई। अब डिवाइड क्या हो रहा है यहाँ पे करंट, तो हमें करंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अगर मेरे पास में करंट सोर्स करंट Is अगर 0 डिग्री एंगल पे है इज इक्वल टू किस किस पार्ट में डिवाइड हो रहा है IR एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री प्लस IC एट एन एंगल ऑफ व्हाट, कैपेसिटर के अक्रॉस जो हमारे पास में करंट फ्लो करता है वो क्या करता है 90 डिग्री लीड करता है ना, तो करंट 90 डिग्री लीड करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस 90 डिग्री। इसको एसी फॉर्म में लिख लेते हैं अब, IS इज इक्वल टू IR प्लस J ऑफ IC। तो ये है हमारे पास में आ गई इसकी करंट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। इसका अगर आपने पोलर फॉर्म निकालना है तो IS का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट IR स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर, और फाई एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स ऑफ IC डिवाइड बाय IR। ठीक है, यहां से हमारे पास में क्या निकल के आएगा इसका, अब निकालना पड़ेगा हमें इसका करंट ट्रायंगल, करंट ट्रायंगल। ठीक है, करंट ट्रायंगल से क्या निकलेगा इसका पावर फैक्टर निकलेगा करंट ट्रायंगल से। करंट ट्रायंगल इज नथिंग बट द फेजर डायग्राम ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहां पे अगर आपने IR को रेस्पेक्टली लिया है, यहाँ पे IR आपका रेफरेंस आ गया है प्लस IC, मतलब IC आपका लीड कर रहा है 90 डिग्री, यहाँ पे ये IC आपका लीड कर गया 90 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट निकल के आया करंट आपका कितना है IS, वो कहां आ जाएगा यहां आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया IS, और ये एंगल कितना हो गया पावर फैक्टर एंगल फाई, जिसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में tan इनवर्स ऑफ IC बाई IR। तो यहां से अगर आप पावर फैक्टर निकालते हो विच इज cos फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा IR डिवाइड बाय IS। ठीक है, ये आ गया आपका पावर फैक्टर यहां पे। तो आपने वोल्टेज इक्वेशन देखी, वोल्टेज इक्वेशन से हमने क्या निकाला इसका करंट इक्वेशन, करंट डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली हमने निकाला है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन निकाल के उसका करंट ट्रायंगल निकाला जिससे पावर फैक्टर आया। करंट इक्वेशन को हमने क्या किया है रेक्टेंगल फॉर्म में भी देखा है और पोलर फॉर्म में भी देखा है। ठीक है, इस तरीके से आपका करंट इक्वेशन निकलेगा। अब करंट इक्वेशन को आगे और चलते हैं, यहां हमारे पास में करंट इक्वेशन क्या है IS इज इक्वल टू IR प्लस J ऑफ IC, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब यहां अगर हमें ओम्स लॉ लगाना है
So equation number 1 will be IS is equal to IR plus J of IC. अब यहाँ अगर हम इनको ओम्स लॉ के बेसिस पे अगर इसी इक्वेशन को डिराइव करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर, सो I इज इक्वल टू V बाई आर, दैट मीन्स V बाय इम्पीडेंस या V बाय रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के फॉर्म पे भी लिख सकते हो आप। तो कितना हो गया, IS इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना है अपना VS, टोटल इम्पीडेंस कितना आएगा Z, VS बाई Z इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू VS, वोल्टेज कांस्टेंट रहने वाला है, सो VS बाई कितना हो गया R प्लस J ऑफ VS बाई XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस VS बाई XC। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, अब VS को कॉमन ले लिया, 1 बाई Z इज इक्वल टू VS कॉमन आ गया मेरे पास में, ये बच गया 1 बाई R प्लस J ऑफ 1 बाई XC। ठीक है, VS मेरा दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया, जब मेरा VS दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया क्या बच गया मेरे पास में, 1 बाई Z इज इक्वल टू 1 बाई R प्लस J ऑफ 1 बाई XC। जब ये चीज मेरे पास में आ चुकी है तो कल हमने एक चीज देखी थी कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो होता है वो कंडक्टेंस होता है, रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल जो होता है वो ससेप्टेंस होता है, और इंपिडेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडमिटेंस। तो यहां हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, 1 बाई Z, Z का रेसिप्रोकल क्या होता है, Y, सो इट विल बी Y इज इक्वल टू 1 बाई R इज G प्लस J ऑफ 1 बाई XC इज BC, B ऑफ C। ठीक है, ये हमारे पास में एडमिटेंस की इक्वेशन आ गई। तो क्या इक्वेशन आ गई हमारे पास में, Y इज इक्वल टू G प्लस J ऑफ BC। ठीक है, ये हो गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। अब इसको अगर पोलर फॉर्म में देखना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ Y कितना हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस B ऑफ C का स्क्वायर, है ना, और एंगल फाई कितना आ जाएगा हमारे पास में, tan इनवर्स ऑफ B ऑफ C डिवाइड बाय G। अब अगर मेरे पास में इक्वेशन नंबर 2 एडमिटेंस इक्वेशन है तो उसका एडमिटेंस ट्रायंगल भी बनेगा। हम एडमिटेंस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं एक बार। यहां जो मेरे पास में एडमिटेंस ट्रायंगल आएगा वो किस तरह से बनेगा, एडमिटेंस ट्रायंगल, एडमिटेंस ट्रायंगल, जिससे क्या निकल के आता है हमारे पास में, पावर फैक्टर, है ना, एडमिटेंस ट्रायंगल से निकलता है पावर फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे इस वाली इक्वेशन नंबर 2 से हमें इसका फेजर डायग्राम बनाना है। G को अगर मैंने ले लिया है रियल पोर्शन पे G एज ए रेफरेंस, प्लस J ऑफ BC, मतलब J के साथ क्या बता रहा है, 90 डिग्री लीड बता रहा है किसको, B ऑफ C को, तो ये इसको 90 डिग्री लीड कर रहा है G से, ये हमारे पास में हो गया B ऑफ C 90 डिग्री लीड करता हुआ, और इन दोनों का फेजर सम क्या है, Y, जिसको क्या बोलते हैं आप, एडमिटेंस। तो ये G प्लस JBC ये निकल के क्या गया हमारे पास में, Y एडमिटेंस एट एन एंगल ऑफ फाई, जिसको पावर फैक्टर एंगल भी बोलते हैं। और इससे इस ट्रायंगल से जब आप cos फाई निकालते हो तो आपके पास में cos फाई पावर फैक्टर कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, G डिवाइड बाय Y। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में पावर फैक्टर आ गया G डिवाइड बाय Y। क्लियर है। अब इसके बाद में बात करते हैं पावर ट्रायंगल की। पावर ट्रायंगल की आपको इक्वेशन पता है, S इज इक्वल टू P प्लस JQ होता है, S इज इक्वल टू P प्लस JQ इज इक्वेशन ऑफ पावर। इक्वेशन नंबर 3, इसका अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, एंड द एंगल फाई विल बी tan इनवर्स ऑफ Q बाय P, tan इनवर्स ऑफ Q बाय P। ठीक है, यहां से अगर आप क्या निकालोगे, इसका पावर ट्रायंगल, अगर आप इसका पावर ट्रायंगल निकालोगे, पावर ट्रायंगल से क्या निकलेगा, इसका पावर फैक्टर। तो जो पावर ट्रायंगल आया है इसका वो कितना, किस तरह से आएगा, P प्लस JQ, इस इक्वेशन का फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। तो P अगर मैंने रियल पार्ट में ले लिया है, जिसको रेफरेंस लिया है, प्लस JQ, Q इज 90 डिग्री लीडिंग, सो Q इज हियर, एंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू विल बी योर अपेरेंट पावर विच इज S। कितना हो गया ये हमारे पास में S आ गया, और किस एंगल से, फाई एंगल से, जिसको बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल, और इससे पावर फैक्टर निकालेंगे cos फाई, सो cos फाई विल बी P बाई S। ठीक है, ये हमारे पास में पावर फैक्टर की इक्वेशन आ गई, cos फाई इज इक्वल टू P बाई S। तो अगर तीनों इक्वेशन हम बात करते हैं तो पावर फैक्टर हमारे पास कितनी इक्वेशंस बनी पावर फैक्टर की, एक तो cos फाई, एक हमारे पास बनता है R बाई Z, एक बनता है P बाई S, और एक बनता है हमारे पास में वोल्टेज इक्वेशन से VR बाई VS। और जब पैरेलल की बात करते हैं तो करंट इक्वेशन से क्या बनेगा, IR बाई IS। तो ये हमारे पास में पावर फैक्टर की सारी फॉर्मुलाज निकलते हैं, जिस तरीके से हम पावर फैक्टर को निकाल सकते हैं। मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट बाय टोटल पार्ट, दैट मींस हाउ मच अमाउंट ऑफ योर पावर, हाउ मच अमाउंट ऑफ योर पावर इज रियल, और हाउ मच अमाउंट ऑफ योर सर्किट इज रेजिस्टिव। क्योंकि जो रियल पार्ट होता है वो सिर्फ रेजिस्टिव कंपोनेंट के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो रिएक्टिव पोर्शन होगा उसमें आपकी रिएक्टिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
ठीक है, तो cos phi विल बी r by z और p by s और vr by vs एंड ir by is। ठीक है, ये आपके पावर फैक्टर की इक्वेशंस हो गई। तो इस तरीके से आरसी सीरीज सर्किट का और आरसी पैरेलल सर्किट का एनालिसिस हमने देख लिया है, उनकी किस तरह से इक्वेशंस आती हैं, किस तरह से उनके पावर ट्रायंगल, इंपेडेंस ट्रायंगल, एडमिटेंस ट्रायंगल ये सब निकलते हैं। अब इनका एक न्यूमेरिकल देखते हैं अपन, तो उस न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपको पता चलेगा कि ये सारी इक्वेशंस को आप वहां पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हो और उसका आंसर किस तरह से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए ये एक न्यूमेरिकल हमारे सामने है कि प्योर कैपेसिटेंस ऑफ 50 माइक्रोफैरेड, pure capacitance of 50 microfarad is connected in series with a resistor of 75 ohm. So the value of resistor is what? 75 ohm and the value of capacitor is what? 50 microfarad. 50 microfarad is connected in series. The circuit is connected with a supply of 50 hertz. तो ये जो वोल्टेज सोर्स दे रखा है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है हमें 50 हर्ट्ज। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 75 ओम रजिस्टर इज व्हाट 150 वोल्ट। ठीक है, फाइंड द सप्लाई वोल्टेज एंड फेज एंगल। आपको वीएस निकालना है, आपको वीएस निकालना है, कितना है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और फेज एंगल निकालना है सर्किट के अंदर। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, क्या क्या हमें गिवन है ना, वो चीज हम लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, अगर आपने इसका सॉल्यूशन करना है तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, क्या क्या चीजें हमें प्रोवाइड करी गई हैं। गिवन क्या क्या है हमारे पास कि आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 75 ओम दे रखी है ना। कैपेसिटर की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 माइक्रोफैरेड दे रखी है, 50 माइक्रोफैरेड दे रखी है। और फ्रीक्वेंसी जो एफ है वो दे रखी है आपको कितनी 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है। और क्या दे रखा है, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 75 ओम रजिस्टर इज 150 वोल्ट। So voltage drop across resistor is VR which is 150 volt, ये भी दे रखा है आपको। और नोट में क्या दे रखा है कि RC सीरीज सर्किट है, RC सीरीज सर्किट आपके पास में यहाँ पे कनेक्टेड है। इस सर्किट में आपको ये सारी चीजें करनी है। इसके अलावा कुछ दे रखा है, देखिए 50 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस के लिए दे रखी है, रजिस्टर की वैल्यू दे रखी है, 50 हर्ट्ज दे रखा है और 75 ओम का रजिस्टर दे रखा है। फाइंड हमें क्या करना है इसके अंदर, इसमें हमें निकालना क्या है। क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, क्वेश्चन जो पूछा गया है हमसे उसमें क्या पूछा गया है कि आपको निकालना है Vs कितना है और उसका फेज एंगल कितना है ना, या जिसको आप क्या बोलते हो पावर फैक्टर एंगल बोल सकते हो या फेज एंगल बोल सकते हो, वो कितना है, द फेज एंगल वो कितना है सर्किट का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो भी चीजें हमें प्रोवाइड कर रखी हैं क्या हम उसके बेसिस पे कुछ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे Vs निकालना है। आरसी सीरीज सर्किट में जो टोटल वोल्टेज होता है Vs, उसकी वैल्यू कितनी होती है, Vs इज इक्वल टू VR प्लस जे ऑफ Vc। प्लस जे ऑफ Vc होता है क्या होता है, माइनस जे ऑफ Vc होता है। याद कीजिए, अगर अच्छा ये एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इक्वेशन में कोई डाउट आता है तो आप उसी टाइम पे उस चीज को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, अगर आप वोल्टेज की इक्वेशन लिख रहे हो है ना, आरसी सीरीज सर्किट में वोल्टेज की इक्वेशन लिख रहे हो, Vs इज इक्वल टू VR, ये क्लियर है, प्लस माइनस जे ऑफ Vc, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो क्या होगा वो देखिए, अगर आप प्योर कैपेसिटर की बात करते हो तो वहां पे करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। जब वोल्टेज लैग करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन, है ना। तो ये कितना हो जाएगा VR माइनस जे ऑफ Vc, VR माइनस जे ऑफ Vc। इस इक्वेशन के बेसिस पे हमें निकालना है कि हमारे पास में टोटल वोल्टेज कितना है। या तो आप ऐसे निकालो या फिर आप और क्या कर सकते हो, यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए होगा, Vs निकालने के लिए VR चाहिए, बिल्कुल दे रखा है, बट Vc नहीं दे रखा, तो इस इक्वेशन को काम में नहीं ले सकते। ये अप्रोचेस बता रहा हूं मैं आपको किस तरह से करना होगा। आपके सबसे पहले माइंड में ये इक्वेशन आती है, बट इस इक्वेशन को यूज में हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू पता है, दो हमारे पास में वेरिएबल्स हैं, तो इस इक्वेशन को काम में नहीं ले सकते। और क्या हम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में हमारे पास में VR के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप दे रखा है और उसकी खुद की वैल्यू दे रखी है। तो क्या सर्किट के अंदर सीरीज सर्किट में करंट फ्लो जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, कॉमन करंट फ्लो करेगा R और C दोनों में से। तो क्या हम यहां से VR और R को काम में लेके करंट निकाल सकते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप आप यहां देखिए, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर कितना होता है वो VR, ये कैसे निकलेगा I इंटू R। I कौन सा, जो सीरीज सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, मतलब IS इंटू R। क्या आपको IS दे रखा है, नहीं दे रखा, आपको VR दे रखा है, बिल्कुल, R दे रखा है, बिल्कुल, मतलब आपके पास में करंट निकल जाएगा यहां से। ठीक है, यहां पे वैल्यूज पुट कीजिए, VR की वैल्यू कितनी है 150,
150 इज इक्वल टू आई एस इंटू आर की वैल्यू कितनी है 75, है ना, आई एस इंटू 75। यहां से आपने सॉल्व किया तो आपको वैल्यू निकल के आ गई आई एस की, कितनी वैल्यू आई अपने पास में 150 डिवाइड बाय 75 विच इज 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर का करंट आपके पास इस सर्किट में फ्लो कर रहा होगा। यहां देखिए, यहां जो करंट फ्लो कर रहा है, अब वो करंट फ्लो कर रहा है कितना, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, सप्लाई वोल्टेज पूछा गया और उसका फेज एंगल पूछा गया है। आपको पता चल चुका है कि उसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। एक चीज तो क्लियर हो गई कि सर्किट में मुझे करंट क्लियर हो गया है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब बात आती है कि आपको कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है। क्या इस कैपेसिटेंस और इस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे क्या आप इसका रिएक्टेंस निकाल सकते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाल सकते हैं अपन। अगर हमें यहाँ पे फेजर एंगल निकालना है, इसका फेज एंगल निकालना है और वीएस निकालना है, या अगर मैं बात करूं कि आपको करंट पता चल चुका है, आप अगर वीसी निकालना चाहते हो, इसी इक्वेशन से तो निकलेगा अपना वीएस, है ना। इसी इक्वेशन में वीआर मुझे पता है, वीसी नहीं पता, तो इसलिए मैंने वीसी वाली इक्वेशन को काम में नहीं लिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें करंट निकाला। जैसे ही मेरे पास में सर्किट में फ्लो होने वाला करंट पता चला, तो उस कैपेसिटेंस की वैल्यू मुझे पता है, फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू मुझे पता है, तो क्या उस कैपेसिटेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो निकाल सकते हैं अपन। वो निकाल देंगे तो वीसी आ जाएगा, वीसी और वीआर जब दोनों निकल जाएंगे तो वीएस निकल जाएगा इजीली। यही अप्रोच है हमारी। हमने करंट निकाल लिया, अब कैपेसिटेंस के अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज का, हम वो निकालेंगे। देखिए, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस, अगर आप यहां बात करते हो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर कितना होता है वो वोल्टेज ड्रॉप, वीसी। वीसी कितना हो जाएगा, आई एस इंटू एक्स सी, है ना। और एक्स सी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1 बाई ओमेगा सी होती है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, 1 बाई 2 पाई एफ इंटू सी, ये बोल सकते हो। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, देखो एक बार कैसे आएगा। वीसी इज इक्वल टू वीआर की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास में, सॉरी आई एस की वैल्यू कितनी निकल गई, 2 एम्पियर। सो आई एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 2, और एक्स सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, फ्रीक्वेंसी हमारे पास में है 50, 2 पाई इंटू 50 इंटू सी, सी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है 50 माइक्रोफेरेड, है ना। यहां पे कितना हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रोफेरेड, ये हमारे पास में इसकी इक्वेशन आई। तो यहां से हमारे पास वीसी निकल जाएगा, वीसी इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 पाई इंटू 2500 इंटू 10⁻⁻⁶। आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास में वीसी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी देखिए। तो ये वीसी की वैल्यू अपने पास में क्या आएगी, जब इसको पूरी तरह सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये टोटल 400 डिवाइड बाय पाई, है ना, 400 डिवाइड बाय पाई। जब इसको सॉल्व किया हमने कितना आ गया, ये वीसी, वीसी आ गया हमारे पास में 400 डिवाइड बाय पाई इज इक्वल टू 127.32 वोल्ट्स। ठीक है, 127.32 वोल्ट्स, ये आपका हो गया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस योर कैपेसिटर। अब यहां देखिए, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर आपको पता है 150, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर आपने निकाल दिया, है ना। फिर ये हमारे पास में हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, और इसमें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। देखिए यहां पे आगे, यहां हमें क्या पता है, Vs इज इक्वल टू वी आर माइनस जे ऑफ Vc, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, है ना, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब यहां पे मुझे क्या पता है कि Vr की वैल्यू कितनी है मेरी 150 वोल्ट, और Vc की वैल्यू कितनी है मेरी, Vc की वैल्यू है 127.32 वोल्ट्स। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास में टोटल वोल्टेज जो फेज वोल्टेज आने वाला था अपने पास में, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज जो निकालना है क्वेश्चन में, द सप्लाई वोल्टेज एंड फेज एंगल, तो सप्लाई वोल्टेज अपना निकल सकता है यहां से ये दोनों वैल्यूज अगर आपने यहां पे पुट कर दी, देखिए Vs इज इक्वल टू 150 माइनस जे ऑफ 127.32। ठीक है, इसका अगर आपने निकालना है वैल्यू, ये अपने पास में रेक्टेंगल फॉर्म में है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों आ जाएंगे। तो आपके पास जब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उसका आपको निकालना है क्या, सप्लाई वोल्टेज और उसका फेज एंगल, तो आपसे क्या पूछा गया, उसका मैग्नीट्यूड एंड द फेज एंगल।
सिंपली आपने इस इक्वेशन को रेक्टेंगल फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जो आपका मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी योर सप्लाई वोल्टेज, एंड जो आपका यहां से एंगल आएगा दैट विल बी योर फेज एंगल। ठीक है, सिंपल लास्ट स्टेप बची है, इस रेक्टेंगल फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे पोलर फॉर्म में आएगा, सबसे पहले मैग्नीट्यूड वीएस कितना हो जाएगा हमारे पास में, अंडर रूट ऑफ 150 स्क्वायर प्लस 127.32 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में वीएस की वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड की, वीएस इज इक्वल टू, ये वैल्यूज को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वीएस की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी वो देखिए। जो वोल्टेज की इक्वेशन हमारे पास में ये निकल गई थी अंडर रूट ऑफ 150 स्क्वायर प्लस 127.32 स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 196.74। वीएस इज इक्वल टू 196.74 वोल्ट। इतना सप्लाई वोल्टेज आपने यहाँ पे अप्लाई किया था इस सर्किट में, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 196.74 वोल्ट। नाउ अपने पास में बात आती है कि इसका फेज एंगल फाई इज इक्वल टू कैसे निकलता है, tan इनवर्स ऑफ 127.32, 127.32 डिवाइड बाय 150। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में फाई एंगल आ जाएगा, वो कितना आएगा देखिए। तो ये फाई एंगल जो हमारे पास निकला कितना हो जाएगा 40.32 डिग्री, है ना। अब 40.32 डिग्री तो आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास में, इसका मतलब क्या हुआ कि आरसी सीरीज सर्किट में जो फेज एंगल होता है वो क्या होता है, लीडिंग। यहां से प्रूव हो चुका है, क्योंकि एंगल की वैल्यू किसमें आ रही है, पॉजिटिव। अगर एंगल की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आती है तो हम क्या बोलते हैं कि वो जो है फेज एंगल लैगिंग फेज बता रहा है, तो इसका पावर फैक्टर जो निकलता है वो लैगिंग होता है। बट यहाँ पे एंगल कितना है प्लस, तो क्या हो जाएगा ये लीडिंग फेज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 40.32 डिग्री लीडिंग। ठीक है, कैपेसिटेंस की वजह से होना क्या चाहिए था, जब प्योर कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो 90 डिग्री लीड करता है ना। लेकिन साथ में हमने एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया तो क्या करेगा वो 90 डिग्री से उसको खींचने की कोशिश करेगा जीरो पे लाने के लिए। कितना खींच पाएगा ये उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो यहां पे कितना खींच पाया, 90 से उसने कम करके कितना लिया है उसको 40.32 डिग्री तक लिया है ना। तो अगर आपने यहां से पावर फैक्टर भी निकालना होता है तो कोसाइन ऑफ दिस एंगल निकाल लेंगे आप, तो आपके पास में पावर फैक्टर आ जाएगा दिस मच अमाउंट ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर। क्लियर है। तो न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछा गया था, फेज एंगल और उसका सप्लाई वोल्टेज। तो सप्लाई वोल्टेज हमने निकाल लिया यहां से, सप्लाई वोल्टेज हमारे पास में कितना निकल के आया, जब आपने कैपेसिटिव वोल्टेज निकाला तो सप्लाई वोल्टेज आया अपने पास 196.74 और उसका फेज एंगल कितना है हमारे पास 40.32 डिग्री। क्लियर है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि आरएलसी, इन तीनों को जब कंबाइन हम करते हैं तो उनका किस तरह से हमें करना पड़ेगा उसका एनालिसिस। आरएलसी कनेक्शन हम करेंगे सीरीज में, आरएलसी कनेक्शन करेंगे पैरेलल में कनेक्ट करके, फिर उनके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।